आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज सिनेमाया में हम बात करेंगे रफी जी के बारे में। रफी जी को अगर देखा जाए तो सही मायनों में एक संपूर्ण गायक थे। उनके तरकश में शास्त्रीय संगीत, रोमांटिक गाने, दुखी गाने, खुशी वाले पैपी गाने, देशभक्ति वाले गीत, रॉक एंड रोल, डिस्को नंबर्स, भजन, कव्वाली, नातिया, कलाम, क्या क्या तीर नहीं थे। रफी ने 14 भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में भी 2 गाने गाए थे। 60 के दशक में वो जब मॉरिशस गए तो वहां उन्होंने क्रियोल में भी एक गाना गाया था। वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो रफी ने भारत में ही रहने का फैसला किया। रफी को बंबई में सबसे पहले ब्रेक दिया था। संगीतकार नौशाद ने 70 के दशक में नौशाद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने बड़े से बड़े गायक को सुरों से हटते हुए देखा है, एक तन्हा मोहम्मद रफी हैं जिनको कभी सुरों से हटते हुए नहीं देखा। इन दोनों ने कुल 41 फिल्मों में एक साथ काम किया। एक बार एक दूसरे इंटरव्यू में नौशाद से पूछा गया, अगर आपको अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी संगीत रचना करनी हो तो आप क्या करेंगे? नौशाद का जवाब था, रफी और मैं हमेशा एक हुआ करते थे। उनके जाने के बाद मैं सिर्फ 50% बचा, मतलब कि सिर्फ 50% रह गया। मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि वो रफी को इस दुनिया में सिर्फ 1 घंटे के लिए दोबारा भेज दे ताकि मैं अपनी बेहतरीन संगीत रचना कर सकूं। जब भारत विभाजन के सदमे से उबर ही रहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मौके पर राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की यह अमर कहानी को हुस्न राम भगत राम ने संगीत में ढाला था और उसको स्वर दिया था मोहम्मद रफी ने। इस गीत को सुनने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खास तौर से मोहम्मद रफी को दिल्ली में अपने निवास स्थान पर आमंत्रित किया था। गीत सुनकर नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। भारत की आजादी की पहली वर्षगांठ पर नेहरू ने रफी को चांदी का एक मेडल भेंट किया। सिर्फ 24 साल के मोहम्मद रफी के लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। उस गीत को पूरे भारत में बहुत सराहा गया और मोहम्मद रफी की जिंदगी जो थी वो पहले जैसी नहीं रही। नौशाद के अलावा मोहम्मद रफी के सबसे करीबी संगीतकार थे ओपी नैयर। नैयर साहब समय के बहुत पाबंद थे। वो 9:10 पर अपनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो का दरवाजा बंद कर दिया करते थे। उसके बाद किसी को अंदर आने नहीं दिया जाता था। आकाशवाणी के पूर्व अनाउंसर किशन शर्मा अक्सर रफी के साथ लाइव संगीत समारोहों में जाया करते थे। किशन शर्मा याद करते हैं, रफी साहब भी समय के बहुत पाबंद थे। एक बार उन्हें आने में 1 घंटे की देरी हो गई। आते ही उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, मैं शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में फंस गया था। नैयर ने तुनक कर जवाब दिया, आपके पास शंकर जयकिशन के लिए समय था, ओपी नैयर के लिए नहीं। आज से ओपी नैयर के पास रफी के लिए समय नहीं रहेगा। रिकॉर्डिंग रद्द कर दी गई और अकाउंटेंट से कहा गया कि वो रफी का हिसाब कर दे। इसके बाद एक पत्रकार ने पूरे मामले को तूल देने के इरादे से मोहम्मद रफी से कहा, नैयर आपके साथ इतनी बेइज्जती से कैसे पेश आ सकते हैं? रफी ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, मैं गलत था, नैयर साहब सही थे। 3 साल बाद रफी नैयर के घर आए। नैयर ने अपने सबसे पसंदीदा गायक से कहा, रफी, यहाँ आकर तुमने सिद्ध किया कि तुम ओपी से कहीं बेहतर इंसान हो। तुमने अपने अहम पर काबू पा लिया जो मैं नहीं कर सका। मोहम्मद रफी ने एसजी
बर्मन के लिए भी काफी लोकप्रिय गीत गाए। वर्ष 1958 में काला पानी फिल्म के लिए गाए उनके गीत हम बेखुदी में, ये जो गीत था इसको काफी प्रसिद्धि मिली और काफी पसंद किया गया। राजू भारतन अपनी किताब अ जर्नी डाउन मेमोरी लेन में लिखते हैं कि हम बेखुदी में की धुन बर्मन दादा ने मुसलमानों के एक धार्मिक गीत आले रसूल में जो मुसलमान हो गए की धुन पर बनाई थी। ये धुन मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली अजान से बहुत कुछ मिलती थी। उन्होंने पहले इसका बंगाली अनुवाद कर अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कलकत्ता के सुनने वालों के बीच आजमाया। फिर मजरूह सुल्तानपुरी ने इसके आधार पर एक गीत लिखा जिसके बोल थे हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। वर्ष 1971 में आई गैम्बलर फिल्म में मोहम्मद रफी के गाए गाने मेरा मन तेरा प्यासा के बारे में भी एक किस्सा बड़ा मशहूर है। राजू भारतन लिखते हैं कि जब रफी इस गाने के लिए फाइल रिहर्सल के लिए एसटी बर्मन के घर पहुंचे तो बर्मन ने उनसे कहा आप हर गाने के लिए कितनी तैयारी करके आते हैं। इस पर रफी ने कहा कि आप मेरी कार में बैठिए, हम महालक्ष्मी की फेमस लैब में जाकर इस गाने को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन बर्मन ने कहा मैं आपकी कार में नहीं, आप मेरी कार में स्टूडियो में जाएंगे। इसका कारण बाद में पता चला कि बर्मन नहीं चाहते थे कि वो रफी को उनके ड्राइवर के सामने गाने से संबंधित कोई हिदायत दे। फेमस स्टूडियो जाने के दौरान रफी ने बर्मन की कार में इतना अच्छा रिहर्सल किया कि उन्होंने पहले टेक में ही मेरा मन तेरा प्यासा गीत को ओके कर दिया। आपको बता दें रफी लता मंगेशकर को अपनी बहन की तरह मानते थे। एक बार एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने कहा था उन्होंने एक बार किसी को मुझे उर्दू सिखाने के लिए भेजा था, उनकी वजह से ही मैं उर्दू बोलना सीख पाई, जो साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, नक्श लायलपुरी और राजेंद्र कृष्ण के गीतों को गाने के लिए जरूरी था। 60 के दशक में रॉयल्टी के मुद्दे पर रफी और लता मंगेशकर में मतभेद पैदा हो गए और दोनों ने साथ गाना छोड़ दिया। सचिन देव बर्मन की कोशिशों से इन दोनों के बीच सुलह हुई। नरगिस ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। सुजाता देव मोहम्मद रफी की जीवनी मोहम्मद रफी गोल्डन बॉयज ऑफ द सिल्वर स्क्रीन में लिखती हैं 1967 में बंबई के षणमुख नंद हॉल में सचिन देव बर्मन नाइट का आयोजन किया गया था। इस समारोह में सभी गायकों लता, आशा, मुकेश, रफी और मन्ना डे को अपने अपने सोलो गीत गाने थे। समारोह की एंकरिंग नरगिस और मदन मोहन कर रहे थे। इन दोनों ने अचानक अनाउंस किया अब आपके सामने एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। तभी मंच के एक ओर से रफी और दूसरी तरफ से लता ने प्रवेश किया। उसके बाद तालियों का जो शोर हुआ उसे शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। दोनों के बीच 4 सालों का मौन उस दिन ज्वालतिफ के गाने दिल पुकारे आरे से टूटा। बाद में लता ने एक इंटरव्यू में कहा रफी साहब कमाल के गायक थे, बेहद सुरीले और उतने ही भावप्रवण। मुझे उनके गाए गीतों में हम दोनों, तेरे घर के सामने और गाइड के गीत बहुत पसंद है। रविंद्र जैन ने उनके बारे में एक बार कहा कि मोहम्मद रफी भारतीय फिल्म जगत के तानसेन हैं। मोहम्मद रफी भारत में ही नहीं शायद विश्व में अकेले गायक थे जिन्होंने एक दूसरे प्लेबैक सिंगर को अपने स्वर दिए। 2 फिल्मों रागनी और शरारत में उन्होंने किशोर कुमार के लिए गाने गाए। गीतकार सुधाकर शर्मा जिन्होंने किशोर कुमार के साथ काम किया है वो बोलते हैं कि 70 के दशक में किशोर कुमार आम तौर से एक दिन में 2 या 3 रिकॉर्ड करते थे गाने, लेकिन जिस दिन उन्हें रफी के साथ गाना होता था वो पूरा दिन उस गाने के लिए रखते थे। उनको पता था कि रफी परफेक्शनिस्ट हैं और उन्हें अंतिम रिकॉर्डिंग से पहले घंटों अभ्यास करना पड़ता है। रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर एक के बाद एक चुटकुले सुनाते रहते थे।
जबकि रफी मुस्कुराकर उनका आनंद लेते थे। किशोर कुमार ने 1982 में एक फिल्म चलती का नाम जिंदगी बनाई थी। इस फिल्म में एक कव्वाली थी जिसे गाने के लिए किशोर कुमार ने मोहम्मद रफी को आमंत्रित किया था। मशहूर गायक शैलेंद्र सिंह याद करते हैं, एक शो के दौरान जिसमें रफी और किशोर दोनों भाग ले रहे थे, किसी फैन ने किशोर से ऑटोग्राफ देने का रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया। किशोर ने रफी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे मेरे ये क्यों ऑटोग्राफ ले रहे हैं, संगीत तो उधर है। उन शो के दौरान किशोर रफी के कुछ गाने गाते थे और बहुत आदर पूर्वक कहते थे, मेरे पास रफी साहब जैसी आवाज तो नहीं है, फिर भी मैं उनके कुछ गाने पेश करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को ये जानकर भी हैरानी होगी कि मोहम्मद रफी को ऑटोग्राफ साइन करना नहीं आता था। महेंद्र कपूर के बेटे रूहान कपूर याद करते हैं, एक बार रफी साहब और मेरे पिता ऑल इंडिया रेडियो से लौट रहे थे। कुछ लोगों ने रफी साहब को पहचान लिया और उनसे ऑटोग्राफ मांगने लगे। उन्होंने मेरे पिता से पंजाबी में पूछा कि मंगरे ना। मेरे पिता ने जवाब दिया, उन्हें आपके दस्तखत चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए। रफी साहब तपाक से बोले, तू कर दे। वास्तव में तब तक रफी साहब को अंग्रेजी में दस्तखत करना नहीं आता था। जैसे जैसे वो फेमस होने लगे, मशहूर होने लगे, उन्होंने सिग्नेचर करने का बकायदा अभ्यास किया था, बकायदा प्रैक्टिस की थी, ताकि वो अपने फैंस को कभी निराश ना कर सके और ऑटोग्राफ दे दें। उनके बेटे शहीद रफी भी बताते हैं, वो ऑटोग्राफ के अभ्यास के लिए बहुत सारे कागज बर्बाद कर देते थे, लेकिन जब वो ऑटोग्राफ करने में एक्सपर्ट हो गए, देने में एक्सपर्ट हो गए, तो एक पत्रकार ने उनके दस्तखत यानी कि ऑटोग्राफ की इतनी तारीफ की और तारीफ करते हुए कहा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उनके ऑटोग्राफ जो है वो सबसे सुंदर है, मतलब उनका जो सिग्नेचर है सबसे सुंदर है। रफी का सबसे प्रिय शौक था पतंग उड़ाना। उनकी पतंगे काले रंग की हुआ करती थी। हवा में उड़ती हुई काली पतंग इस बात का संकेत होती थी कि रफी अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। वो अपनी पतंग के लिए मांझा पंजाब से मंगवाते थे। पतंग उड़ाने की बात आती थी तो हमेशा मृदुभाषी रहने वाले रफी प्रतिस्पर्धी हो जाते थे। उनको किसी से भी अपनी पतंग कटवाना कतई पसंद नहीं था। रफी के जीवन का एक हंसमुख पहलू भी हुआ करता था, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। मोहम्मद रफी के साथ कई शो करने वाली कृष्णा मुखर्जी बताती हैं, रफी स्टेज पर जाने से पहले अपने चांदी का कंघा निकालते थे और अपने गंजे सिर पर फिराते हुए शरारती ढंग से मुस्कुराते थे। इसके बाद वो ठंडे दूध का एक गिलास पीते थे, मतलब एक ठंडा दूध पिया करते थे, एक गिलास। स्टेज पर उनकी जो एनर्जी थी वो देखते ही बन जाती थी। कई बार वो बीच शो में अपना हारमोनियम छोड़कर लेजली से ड्रम स्टिक छीनकर ड्रम बजाने लगते थे। ड्यूएट गाने के दौरान जब उन्होंने कहा कि मेरी बारी आती थी तो वो कोहनी मारकर मुझे गाने का इशारा करते थे। उनकी अदाओं पर दर्शक पागल होते थे। अपने खाली समय में मोहम्मद रफी मेहदी हसन और गुलाम अली की गजलें सुनते थे। उनके बेटे शहीद रफी बताते हैं, संडे को बच्चों के साथ कैरम और बैडमिंटन खेला करते थे। उनको बॉक्सिंग मैच देखने का बहुत शौक था। उनके बेटे बताते हैं कि अब्बा खाने के शौकीन थे और अक्सर लोगों को खाने पर भी बुलाया करते थे। उन्हें अम्मी के हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद था। अगर वो बीमार भी रहती थी तो रफी साहब के लिए कम से कम एक व्यंजन तो बनाती ही थी। बाकी खाना हमारे खानसामा खलील भाई बनाते थे। अब्बा की चाय बहुत खास होती थी। सुबह ही सुबह अम्मी अब्बा की चाय के लिए दूध में बादाम, लौंग और दालचीनी उबाल लेती थी और 4 या 5 थर्मस फ्लास्क भरकर उनके लिए चाय बनाती थी। ये थर्मस उनके साथ स्टूडियो जाते थे। वो सिर्फ घर पर बनी चाय ही पिया करते थे। एक ठेठ पंजाबी की तरह उन्हें दूध पीना बहुत पसंद था। अक्सर जब उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी तो वो लॉन में बैठते थे,
जब दूध वाला दूध लाता तो वो 2 बोतल दूध बाहर ही पी जाते थे। उनके बेटे बताते हैं, दूध वाला तब हमारी अम्मी से शिकायत करता था कि उसका दूध कम पड़ गया है। मोहम्मद रफी को हॉलीवुड की फिल्में देखने का बड़ा शौक था। उनकी पसंदीदा फिल्म थी द मैग्निफिसेंट सेवन। मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी माय अब्बा मेमोयर में लिखती हैं, जब भी वो कोई हॉलीवुड फिल्म देखते बैठते तो उनके बच्चे फिल्म की कहानी उन्हें पहले से ही बता दिया करते थे। जैसे जैसे फिल्म चलती जाती थी वो उनके डायलॉग का अनुवाद भी उनके लिए करते जाते थे। पीटर सेल्सर्स उनके पसंदीदा अभिनेता थे। उनकी फिल्म द पार्टी उन्होंने बेहद पसंद की थी। कभी कभी वो हॉल में भी फिल्म देखने जाते थे, लेकिन फिल्म शुरू होने के कुछ मिनटों के अंदर उन्हें नींद आ जाया करती थी। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी को दिल का दौरा पड़ा। उनकी पत्नी बल्किस ने नोट किया कि उनकी उंगलियां नीली पड़ रही हैं। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने जब उनकी जांच की तो पता चला कि रफी का ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर है और वो पसीने से तरबतर हैं। कुछ ही मिनटों में अस्पताल से एम्बुलेंस आ गई, लेकिन रफी ने जोर दिया कि वो अपनी फिएट से ही अस्पताल जाएंगे। उनकी नेशनल हॉस्पिटल के आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर पेसमेकर की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्हें बॉम्बे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वहां पर डॉक्टरों ने 1.25 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद उनके शरीर में पेसमेकर लगाया। जब रफी को होश आया तो उन्होंने अपने शरीर में लगे तमाम पाइप्स और ऑक्सीजन ड्रिप को हटाने की कोशिश की। जब उनकी बेटी नसरीन ने उनकी तरफ देखा तो मोहम्मद रफी की आंखों में आंसू थे। रात 10:25 पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोदी ने बाहर आकर उनके परिवार वालों को बताया कि रफी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस समय उनकी उम्र मात्र 55 साल की थी। भारतीय फिल्म उद्योग के इतिहास में पहली बार मोहम्मद रफी के सम्मान में 2 दिन का शोक घोषित किया गया। उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुके और उनके दोस्त नौशाद ने कहा, वो करोड़ों के लिए जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे, जिनके गानों के साथ उनका दिन शुरू होता था और जिनके नगमों के साथ ही उनकी रात ढलती थी। एक ऐसा हादसा हो गया कि ऐसा लग रहा है जैसे 7 सुरों के सरगम से एक सुर जो है वो कम हो गया। अब सिर्फ 6 सुर ही बाकी रह गए हों। खुदा की आवाज व नेक दिल शख्सियत, हिंदी फिल्म जगत का तानसेन कहे जाने वाले मोहम्मद रफी का वो पहला गाना 1980 तक उन्होंने कुल 5,000 से अधिक गाने गाए। आपको जैसा कि बताया कि उनको अंग्रेजी में ऑटोग्राफ देना नहीं आता था, लेकिन जब उन्होंने ऑटोग्राफ देना सीख लिया तो पूरे सिनेमा जगत में उनका जो ऑटोग्राफ था वो बहुत अलग हटकर था। मात्र 55 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कर गए थे मोहम्मद रफी। तो आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में हमने बात की रफी साहब के बारे में, क्योंकि सही मायनों में देखा जाए तो एक संपूर्ण गायक थे रफी जी। उनके तरकश में शास्त्रीय संगीत से लेके रोमांटिक गाने से लेके देशभक्ति गाने से लेके तमाम भजन कव्वाली सब कुछ जो तीर थे वो शामिल थे। तो आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।